हेलो एवरीवन। आज हम 9th क्लास के साइंस का एक फिजिक्स पार्ट स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स के पार्ट में हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन को हिंदी में हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? देखिए, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण नाम सुनते ही सबके माइंड में सबसे पहले एक चीज आता है कि अर्थ में क्या करती है, हमें अपनी तरफ खींच के रखती है, या हम कोई भी चीज अगर छोड़ते हैं, ऊपर से गिराते हैं तो क्या होती है, वो नीचे की साइड गिरती है, ठीक है। जैसा कि न्यूटन ने भी देखा था कि क्या उनके ऊपर एक एप्पल गिर गया था, तो वो एप्पल क्या हुआ था, ऊपर से नीचे के साइड गिरा था। यानी कि सबके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आता है कि अर्थ क्या करती है, बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है अपने साइड। यानी कोई भी चीज यहाँ पर हवा में नहीं उड़ती है, सारी क्या होती है, अर्थ में जाके स्टे कर जाती है, चाहे वो फिर हम हो या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो। तो सभी के माइंड में यही चीज आता है कि ग्रेविटेशन मतलब अर्थ जो हम पर फोर्स लगाती है, और हम क्या होते हैं, अर्थ की सरफेस पे बने रहते हैं, उसी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो मैक्सिमम लोग यही एग्जांपल देते हैं कि अर्थ क्या करती है, हमें खींच कर रखती है, हमें मतलब अर्थ हम पर क्या करती है, एक फोर्स बनाए रखती है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पाया जाता है, यानी सिर्फ अर्थ में ग्रेविटेशन नहीं पाया जाता है, ग्रेविटेशन हर एक ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। यानी कि अर्थ मतलब यूनिवर्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लें, उस हर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशन पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका कुछ मास है, वो दोनों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। पहले वाली ऑब्जेक्ट दूसरे को करेगी और सेम वो वाली ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब क्या, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है। हम दोनों के बीच भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऐसे ये जो पेन है, इसके और मेरे बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि जैसे अर्थ हम क्या करती है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो हम कोई भी चीज छोड़ते हैं तो क्या होती है, नीचे गिर जाती है। तो हम आपस में इसको क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? तो देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, कोई भी यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है। यहाँ नीचे में कोई बहुत ही बड़ा, मतलब आपसे बहुत बड़ा कोई यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साइड में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही छोटा, आपके कंपेयर में बहुत छोटा है, ठीक है। तो या इधर से क्या कर रहा है, ये भी आपको खींच रहा है, और इधर से ये बड़ा जो पर्सन है, ठीक है, आपकी से बहुत ज्यादा एज उसका है, ठीक है, वो आपको खींच रहा है, ठीक है। दोनों एक टाइम पे आपको खींच रहे हैं, तो आप किसके साइड में ज्यादा खिंचाएंगे, ठीक है, इसके साइड में, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। इसके पावर के कंपेयर में जो छोटा बच्चा है, इसका पावर कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए आप उसके साइड बिल्कुल नहीं खिंचाएंगे, ठीक है ना। सेम चीज होता है अर्थ के साथ। अर्थ क्या करती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, क्योंकि आप सभी को पता है अर्थ बहुत बड़ी है। अर्थ में हम एक जैसे सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे भी छोटे हैं, ठीक है। तो अर्थ के कंपेयर में हम बहुत छोटे हैं। तो अर्थ जो हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसके कंपेयर में ये ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, इनका जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए हम क्या होते हैं, अर्थ के साइड ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ना कि दूसरे ऑब्जेक्ट के साइड। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक मास में, जैसे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या होंगे, मास होंगे, अलग अलग पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स इनके मास से मिलके बने होंगे, तो इनका हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह पाया जाता है, हर एक ऑब्जेक्ट में पाया जाता है, चाहे फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो। इसका मतलब क्या है कि सारा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली क्या करता है, खींचते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन हम अट्रैक्ट क्यों नहीं होते उसके साइड, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसका फोर्स उन सब के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम अर्थ के साइड अट्रैक्ट होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब जो हमारा अर्थ क्या होता है, अर्थ के अराउंड क्या होता है, मून पूरा क्या करता है, रोटेशन करता है, आप सभी को पता है। तो इनके बीच भी क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ एडवांटेज क्या है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इससे फायदा क्या होता है। देखिए, जैसे ये मून जो है, इसमें क्या करता है, मून क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस फोर्स से अगर अर्थ मून को खींच रहा है, तो मून भी अर्थ को वैसे ही खींच रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ का साइज बड़ा है, तो इसका फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसके अराउंड पूरा एक पाथ बन जाता है, ठीक है। इसी पाथ में क्या करता है, ये मून हमेशा चक्कर लगाता रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मून का जो पाथ है वो चेंज नहीं होता है,
कैसे देखिए, अगर कोई यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, एक धागा को हाथ में लेता है, एक थ्रेड पकड़ता है, ठीक है, और उसे क्या करता है, अपने राउंड घुमाता है पूरे थ्रेड को, ठीक है, एक थ्रेड को पकड़े हुए है और अपने राउंड कंटिन्यू घुमा रहा है। या ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई भी रस्सी बांध दी है और उस रस्सी को क्या किया है किसी कार से जोड़ दिया है। यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, अब ये कार क्या कर रही है, क्योंकि ये रस्सी यहाँ पर फिक्स है, ये कार क्या कर रही है ये कार कर रही है, इस पाथ में कंटिन्यू चल रही है। तो इस कार को हम जब तक चलाएंगे वो इसी पाथ में चलती रहेगी, इसी रास्ते में चलती रहेगी। अब सोचिए अगर हम थ्रेड को, इस रस्सी को क्या करेंगे, अगर तोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर हम इस रस्सी को तोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कार क्या होगा, क्या इसी पाथ में कंटिन्यू मोशन करती रहेगी? ऐसा तो नहीं, ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये रस्सी क्या की थी, इसको अट्रैक्ट करके रखी थी, मतलब एक फोर्स लगा रही थी ये रस्सी इस कार के ऊपर, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही चीज मान लीजिए, जो जैसे हम हैं, अगर हम पे कंट्रोल नहीं होता अर्थ का, तो हमारा कोई हम कहीं पर अच्छे से स्टे नहीं कर पाते, इधर उधर हम हवा में इधर उधर उड़ते रहते, ठीक है ना, हमारा कोई मतलब हम अर्थ की सरफेस में स्टे नहीं कर पाते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमें स्टे करने में हेल्प करता है। ऐसे ही मून जो क्या करता है, अर्थ के राउंड पूरा रोटेशन करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक पाथ में पूरा रोटेशन कर पाता है, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन का अगर हमें डेफिनेशन देना वो क्या होता है। तो देखिए, एवरी बॉडी इज द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हर एक बॉडी क्या करती है, दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, उसके साथ बढ़ रहा है, और पहला चीज अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो दूसरा भी कम हो रहा है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें अगर हम, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो हर एक बॉडी क्या करती है, दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ये बताया गया है सबसे पहले फर्स्ट लाइन में। सेकेंड इसमें बोला गया है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का मतलब है जो हम दो यहाँ पर कोई भी दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे, वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर ये m1 है, फर्स्ट वाले का मास मान लीजिए m1 है, सेकेंड वाले का m2 है, तो इसका मास और इसके मास को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के। कैसे, यानी कि हम अगर दो मास को, इन दोनों को हम क्या करते हैं, अगर पास लाते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे पास लाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जैसे जैसे पास आता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, और सेकेंड बोला गया है इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर। अब इनके डिस्टेंस का क्या, इनके डिस्टेंस को मान लीजिए हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस, इसमें क्या बोला गया है कि इनके डिस्टेंस को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, अपोजिट चीज हो रही है। तो इसी को क्या बोला गया है कि आर स्क्वायर की, यानी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, आर स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। आर क्या है, किसी भी दो बॉडी का जो मास ऑफ सेंटर होगा, सेंटर को माना जाता है यहाँ पर, ठीक है, मास ऑफ जो सेंटर होगा उसी का स्क्वायर हम कर देते हैं, उसका वो किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे बात कही गई है कि फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स, यहाँ किस फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि इस फोर्स के लिए किसी भी दो चीज का पास होना जरूरी नहीं है। ये फोर्स क्या होता है, दूर से ही काम करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के पास हो, ठीक है। सेकेंड बोला गया इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हमने यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा, उसका लॉ क्या है, एप्लीकेबल टू चार्जेस, मासेस एंड मैग्नेटिक पोल्स। तो ये जो हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा, वो किसमें किसमें एप्लीकेबल होता है, तो वो होता है चार्जेस पे। चार्जेस मतलब
प्लस और माइनस चार्ज। सेकंड होता है मासेस पे, मासेस मतलब हमने अभी जो देखा M1 और M2। और जो हमारा मैग्नेटिक पोल है, देखिए चार्जेस हो गया प्लस माइनस, ये हो गया क्या हमारा मासेस। और मैग्नेटिक पोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N और S से, नॉर्थ और साउथ पोल से, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, देखिए कभी भी हम यहाँ चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस के बीच अगर डिस्टेंस को क्या करना होता है, बताना होता है हमें, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब हमें मासेस के बीच क्या करना होता है, डिस्टेंस को बताना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जब कोई फोर्स काम करता है चार्जेस पे तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मासेस पे जब कोई फोर्स काम करता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही अगर किसी मैग्नेटिक में, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल में कोई अगर फोर्स काम कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, तो ये जो चार्जेस वाले हैं, जैसे प्लस चार्ज है और माइनस, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा ये भी आर होगा, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा ये भी आर होगा, और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा ये भी आर होगा। और डिस्टेंस क्या होगा हमेशा, इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस होगा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, जैसा कि हमने अभी इसमें देखा था। इसमें भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और इसमें भी आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो देखिए हमने अभी देखा कि फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई भी दो मास लेते हैं, ठीक है, सॉरी कोई भी दो बॉडी लेते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में मान लीजिए क्या है, इसका मास है m1, सेकेंड वाले का है m2। इनका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, और इनके बीच क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा, ठीक है, इनके बीच एक फोर्स काम करेगा। इसके बीच मान लीजिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, F2, F1 मान लेते हैं, और इसमें F2, ठीक है। तो देखिए इसमें जो F1 फोर्स काम कर रहा है, ये F1 इसका फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने साइड, तब तो इसमें फोर्स आ रहा है। इसमें फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से। तो ये वाला जो फोर्स है वो इसका फोर्स है, और ये वाला जो फोर्स है वो इसका फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तब यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स क्या पैदा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तब यहाँ पर फोर्स आया है। इसलिए ये वाला जो F1 है ये इसका फोर्स है सेकेंड वाली बॉडी का, और जो इधर इसके साइड जो F2 लिखा हुआ है वो इसका फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स ये हो गया। देखिए तो यहाँ क्या होता है, अगर फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी टाइम पे क्या करता है, ये भी इसको उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि मतलब कोई भी अगर वर्क हो रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, तो उसके अपोजिट उतनी ही फोर्स लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, कुछ फोर्स के साथ इसको अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है, तो सिमिलर ये भी क्या कर रहा है, उसी फोर्स के साथ इसको अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए दोनों बॉडी में क्या F1 और F2 फोर्स लग जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ क्या होता है, अगर फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी टाइम पे क्या करता है, ये भी इसको उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि मतलब कोई भी अगर वर्क हो रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, तो उसके अपोजिट उतनी ही फोर्स लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, कुछ फोर्स के साथ इसको अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है, तो सिमिलर ये भी क्या कर रहा है, उसी फोर्स के साथ इसको अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए दोनों बॉडी में क्या F1 और F2 फोर्स लग जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था क्या कि F जो होता है, F यानी कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का मतलब क्या है, M1 इंटू M2, ठीक है, M1 इंटू M2, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा था हमने क्या, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। आर स्क्वायर क्या है, दोनों मासेस के बीच जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास के बीच, हम इसके बीच हमेशा डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर जब करते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, मैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख दिए। अब इसे अगर हम कंबाइन करें, क्योंकि दोनों का ये वाला साइड सेम है,
तो इसे अगर हम कंबाइन करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, F एंड प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जब हम ये साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर इज इक्वल टू में लिखेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं जी। ठीक है, जी कांस्टेंट लेंगे हम, और क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जी क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी। अब देखिए ये जी का जो वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हर जगह फिक्स वैल्यू होना। ये चाहे कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो या फिर कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, या फिर मतलब यहाँ पर हम चाहे एक छोटे से पेन की बात करें या पूरे अर्थ की बात करें, जी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। जी की वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। ये सारा चेंज हो सकता है लेकिन जी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा, क्या है 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं फाइंडिंग एसआई यूनिट ऑफ जी। यहाँ पर जो हमें ये मिला है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन यानी कि पर केजी स्क्वायर, ये कहाँ से आया है, इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी के लिए, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए हमें इस फॉर्मूला से निकालना है। तो अगर हम एफ की बात करें तो एफ के लिए हम क्या ऐसे यूनिट लेते हैं, एफ के लिए हमेशा क्या होता है, फोर्स के लिए न्यूटन यानी कि एन इज इक्वल टू हम करेंगे जी के लिए क्या, जी तो हमें निकालना है, ये कांस्टेंट रहेगा, जी कर देते हैं। m1 क्या होगा, m1 को हम मतलब मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से, किलोग्राम से, इनटू m2 भी किलोग्राम से ही होगा, अपॉन हम कर देंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस को हम किससे करते हैं, मीटर से, तो हम यहाँ कर देंगे मीटर का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एन इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी केजी का स्क्वायर हो जाएगा। ये डबल केजी है तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एम स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। देखिए यही सेम चीज आ गई, एन इंटू एम स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यही क्या होती है, जी की एसआई यूनिट। तो ऐसे हम जी का एसआई यूनिट निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके, किस चीज का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाता है, उसमें अगर मासेस दिए हैं ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि सेंटर ऑफ जो मास है उसके बीच कितना डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, तो हम आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जी की वैल्यू तो क्या होगी, फिक्स होगी हमेशा, m1 m2 क्वेश्चन में दिया रहेगा और आर स्क्वायर दिया रहेगा। हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।